ज्ञान दीप के हम संयोग है। सेवा शिक्षा संस्कारों से रोशन हर दिल हर लोक है। शिक्षा की आलोक जगाते हैं, सेवा का पाठ पढ़ाते हैं, संस्कारों की ज्योति जलाकर मानवता का मान मन बढ़ाते हैं। हम आलोक हैं, हम आलोक हैं, हम आलोक हैं। समरसता का संदेश लिए भाईचारे में बच्चों की मुझे एक सम्मान मिला तो सम्मान तो मिल गया, उस सम्मान को बार बार क्या देना, लेकिन इसी बहाने आपसे मुलाकात करने का एक अवसर मिल जाता है। तो मैं ये एक आई फील इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मीट यू पीपल। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी नए बच्चों का जो इस आलोक गुरुकुल परिवार से जुड़ रहे हैं, उनका मैं इस संस्थान के प्रमुख होने के नाते आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जीवन में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, हमेशा मंदिर के शिखर पर जो कलश चमकता है वो दिखता है, लेकिन मंदिर के नीचे जो गर्भ ईंटें लगाई जाती है या जो पत्थर चुने गए हैं वो कभी दिखाई नहीं देते। लेकिन जो कलश ऊपर चमचमाता है शिखर पर, वो नींव में पड़े हुए पत्थर यदि सुदृढ़ न हो तो वो कलश एक पल भी नहीं टिकेगा, वो गिर जाएगा। आपने सभी महापुरुषों के जीवन को देखा है। अगर हम एक एक उदाहरण पकड़े तो देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण हमारे सामने है। वो एक बार जब यात्रा पे गए थे विदेश में, तो प्रधानमंत्री होने के नाते उनको एक अपनी पत्नी के लिए एक गिफ्ट लेना था। तो वहाँ के राजदूत उनको एक बहुत महंगी दुकान पर ले गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेरा बजट इतना नहीं है। कि सर आप यू आर ए प्राइम मिनिस्टर। उनका मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो क्या हुआ, देश के लिए मेरा थोड़ा ही है। मैं तो मेरी अपनी निजी जेब से जो खर्च कर सकता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है। और कहते हैं कि उस समय उन्होंने केवल 700 रुपए की एक साड़ी उस समय उन्होंने लेके और वो अपनी पत्नी के लिए ली। आज हम उनको क्यों याद करते हैं? एक ऐसा त्यागी तपस्वी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में एक आदर्श स्थापित किया। बच्चों, मैं दूसरे उदाहरण दूं उससे बेहतर ये कि हम एक अपने उदाहरण लें। अपने उदाहरण में मेरा मतलब है कि श्रद्धेय आचार्य जी जब आलोक की स्थापना की थी तो उनके पास कोई पैसे नहीं थे। उनके पिताजी यानी मेरे दादाजी, उनके पास एक सोने की गोप हुआ करती थी जो कभी कभी यहाँ पहना करते थे। पहले लोग कमर में पहन के और उस कमर पट्टे में उसको लगाते थे। उस गोप को का मेरे पास ये है। उस समय 5,000 की राशि बहुत हुआ करती थी। वो बेचकर 5,000 से उन्होंने संघर्ष को शुरू किया।
वहां से यात्रा शुरू हुई और आलोक जैसे एक ईश्वर का आशीर्वाद होता है, तो आलोक पंचवटी में जो बाहर एक मंदिर है बच्चों, आज मैं बात मन की इसलिए कह रहा हूं कि संघर्ष, अभी सुनील जी ने बहुत सी बातें कही तो मैं उसी को कनेक्ट कर रहा हूं कि रात को मेरे दादाजी के मन में ये विचार आया कि श्याम जी को, मेरे पिताजी को वो शामू बोलते थे, कि शामू मेरे को तो पहले हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करूंगा, फिर तेरा स्कूल चलने दूंगा। और वटवृक्ष के नीचे शिवलिंग बना हुआ था। मूल तो वो शिवलिंग नहीं है, वो समाधि है किसी की। अब वो किसकी समाधि है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो थी समाधि। समाधि के ऊपर शिवलिंग लगा दिया जाता है और उसमें एक चौकोर वो कर दिया जाता है, उसमें पूरा का पूरा ज्वेलरी नहीं बनती, तो वो समाधि है, मुझे ध्यान है। लोगों को नहीं पता, वो अभी भी उसको शिवलिंग की तरह ही करते हैं, तो कोई बात नहीं, समाधि है तो वो जो समाधि में जो व्यक्ति है वो आशीर्वाद दे रहा होगा, कोई बात नहीं। तो वो उस समय यही स्थापित करेंगे पास में, शिव जी के पास। रात को आप सोच सकते हैं कि संकल्प शक्ति कितनी सुदृढ़ होती है। मेरे दादाजी ने रात को बैठकर हनुमान जी की मूर्ति गढ़ी, रात को बैठकर, और उस हनुमान जी की प्रतिमा बनकर तैयार हुई और सवेरे उसको पहले 28 जून को उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई और 29 जून को आलोक स्कूल की स्थापना हुई, जिसमें डॉक्टर महाजनी जो उस समय वाइस चांसलर थे और मुरली मनोहर जोशी, उस समय उनकी दाढ़ी काली हुआ करती थी। वो एक छोटे से लॉन में, और भाग्य कैसे होता है, हाँ, ईश्वर कैसे कार्य करता है। उस समय पहले दिन 108 माला में कितने मणि होते हैं, 108, और उस दिन पहले दिन 108 बच्चों की से आलोक की शुरुआत हुई और वो यात्रा वहां से चल पड़ी। हमारा सौभाग्य रहा इस देश के बड़े बड़े महापुरुष आलोक संस्थान में आए। उनमें से श्रीमती ललिता शास्त्री जो लाल बहादुर शास्त्री की धर्मपत्नी हैं, उनका भी आगमन आलोक संस्थान में हुआ। मतलब उस समय से, उसके बाद तो कई सारे, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अडवाणी जी से लेकर कई सारे, सत्यमित्रन जी से लेकर कई जैन मुनियों से लेकर कई सारे मुनि, कई सारे महापुरुष, देश के उपराष्ट्रपति भी, देश के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला तो भी पिछले 6 साल पहले ही आकर गए। तो कहने का मतलब ये कि श्रद्धेय आचार्य जी ने जिस काम को खड़ा किया उसमें दिखता आज इतना बड़ा है, लेकिन उस संघर्ष को कोई नहीं देखता। सवेरे निकलते थे और रात 10-10, 11-11 बजे तक आते थे। कहने का मतलब ये कि बच्चों, अगर आप सतत संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ते हो, कोई आपको विचलित नहीं कर सकता। आपको सपने देखना है और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करिए। मैं अभी बहुत सारे ऐसे लोगों के किस्से सुन रहा हूँ। अभी मुझे एक जने ने बताया कि वो गांव का एक बच्चा है जो केवल गाय चराता था, और एक वो 24 कोई टीचर है, उसने उनको पकड़ के कहा कि तेरे को पढ़ने आना है। उस बच्चे को पढ़ाया तो वो दिन में तो स्कूल जाता था और फिर शाम के वक्त फिर गायों को 3 घंटे चरा के वापस जब वो गाय चरती तो वहीं बैठ के पढ़ता था। उसने व्याकरण इतनी सुदृढ़ कर ली, और फिर वो कल ही मुझे बता रहे थे कि वो बच्चा RAS बन गया। अब आप सोचिए, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की लड़की IAS बन जाती है, तो मन में संकल्प शक्ति होनी चाहिए। आज दीपिका मैडम की लड़की अगर स्कूल से टॉप करती है, 96% लेकर वो आती है, तो इनका तो योगदान है, लेकिन उस बच्ची का भी संकल्प है कि नहीं मैं करूंगी। और जब उसने किया तो उसने कहा मुझे सर से बात करनी, फिर उसने मेरे से बात करी। तो ऐसे होनहार बच्चों को, और बच्चों एक बात मैं बताता हूं तुमको, मैं एक, चूंकि मैंने वो कथा में भी कहा और बार बार मैं इसलिए कहता हूं तुम्हारी स्मृति में भी रहे। राम और लक्ष्मण एक बार गुजर रहे थे
वनवास के उस कालखंड में एक जगह पर आए तो उन्होंने वो विचार करते थे बार बार, लक्ष्मण पीछे चलते हुए, बीच में सीता जी थे, आगे राम, पीछे लक्ष्मण। वो मन ही मन सोचते थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे राम जैसे बड़े भाई मिले। सब इनको मर्यादा पुरुषोत्तम और ईश्वर का अवतार मानते हैं। मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है, मैं उनकी सेवा में साथ हूं। वन वन ये भटक रहे तो मैं भी इनके साथ हूं। तो विचार कर रहा था तो एक जगह पर वो रुके और राम जी ने कहा यहां से एक मिट्टी उठाओ। उनका मिट्टी क्यों उठाऊं? उठाओ, मिट्टी उठाओ और अपने कमरबंद में बांध लो। थोड़ी सी मिट्टी ली और बांध के रख ली। अब वो थोड़ी देर बाद आगे चले, उनके लक्ष्मण के मन में विचार है कि मेरे पांव में कांटे चुभ रहे हैं, इतनी समस्या है, मैं काहे को अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं। मेरी धर्मपत्नी उर्मिला वहां बैठी है, मुझे इनके साथ क्यों चलना चाहिए, मैं बेकार ही फंसा। ये विचार है उसके दिमाग में। लक्ष्मण समझ नहीं पाए। एक जगह नदी पर स्नान करने उतरे और जो स्नान करने लगे तो वो भैया की पीठ साफ कर रहे हैं, है ना, स्नान कर रहे तो पीठ को मैल उतारने के लिए मिट्टी जम गई वन में, तो वो पीठ साफ कर रहे हैं। तो वो फिर ध्यान में आया कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं प्रभु श्री राम के इनका स्नान मेरे हाथ से हो रहा है। ये भाव उनके मन में आया। लेकिन जो ही बाहर आए और वापस वो मिट्टी वाले पोटली बांधी तो फिर विचार बदल गए। तब कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है? तब राम जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जिस भूमि से तुमने वो मिट्टी उठाई है उस मिट्टी में दो राक्षस थे, सुंद उपसुंद नाम के, और वो दोनों वहां पर बड़े प्रेम था दोनों भाइयों में। लेकिन एक दिन वरदान मांग लिया कि हम अमर हो जाएं। तो उन्होंने कहा अमर तो नहीं हो सकते। ब्रह्मा ने कहा इच्छा मृत्यु मांग लो। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे मरे, हम दोनों एक दूसरे को मारे तो मरे, बाकी मरे ही नहीं। और वो दोनों हंस रहे थे कि हमें तो इतना प्रेम है, हमें कोई मार ही नहीं सकता। तो वहां पर तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा थी। एक भाई का उससे प्रेम हुआ, दूसरा भाई बोले ये मेरी है, वो बोले मेरी है। दोनों आपस में उस तिलोत्तमा के चक्कर में एक दूसरे को उन्होंने मार गिराया और वो मर गए। वो जो जमीन है जहां पर वो मरे, वो राक्षस दोनों मरे, उस जमीन में, उस मिट्टी में उन दोनों के वो तत्व मौजूद हैं। इसलिए तुमने जो मिट्टी उठाई तो वो विच्छेद के भाव, विक्षोभ का भाव, भाई के प्रति घृणा का भाव उस मिट्टी के कारण आया। इसलिए भूमि का अपना एक प्रताप होता है। आलोक फतेहपुरा वो भूमि है जहां पर आश्रम की तरह यहां पर लोगों ने इसको सिंचित किया है। तुम यहां पर जो घूमते हो, यहाँ इधर उधर इस वातावरण में जो कुछ भी सीखते हो वो तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आज तुमको इस बात का रियलाइजेशन नहीं है, आज तुमको इस बात की अनुभूति नहीं है। निश्चय सर के एक मित्र इनको मिले वहाँ जिम जाते वक्त, वो उसने कहा कि मैं तो आज भी आलोक का इतना बड़ा अनुयायी भक्त हूँ कि मैं मेरी पत्नी को मेडिटेशन सिखाने के लिए, योग सिखाने के लिए 5,000 रुपए के फीस दे रहा हूँ। और उस समय आलोक में हमको प्रदीप सर ने वो सिखाया था, हमने उसकी वैल्यू नहीं समझी, आज हमको पता चल रही है। तो हो सकता है कि आज तुम मेरा मेडिटेशन लाइव देखते हो तो तुमको लगता होगा क्या है ये 40 मिनट तक क्या भाषा, आज रियलाइज नहीं होगा। लेकिन जब तुम जीवन के यथार्थ का सामना करने के लिए जब चलोगे और चुनौतियों का सामना करोगे, उस समय तुम्हारी ये अनुभूति तुम्हारे अंदर एक आवाज देगी कि अरे मैं आलोक फतेहपुरा में पढ़ा था और जीवन में ये बातें मैंने सीखी। पढ़ाई तो किसी भी स्कूल में हो सकती है, आजकल तो स्कूल की भी जरूरत नहीं, पढ़ाई तो इंटरनेट पे हो जाएगी, उसकी भी आप तो कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं, मोबाइल पे हो जाएगी। दुनिया की सब चीज अब तो यहाँ आप क्वेश्चन पूछो, तुमको एक्सेस करने की भी जरूरत नहीं है, वेबसाइट कौन ढूंढने की जरूरत है, चैट जीपीटी को बोलो वो तुमको सारा का सारा ब्यौरा निकाल के दे देगा। तो पढ़ाई तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो मूल्य है, जो प्रेम है, जो आत्मीयता है, जो वात्सल्य भाव है, जो रिश्तों की एक बॉन्डिंग है, परिवार के साथ जुड़ने की कला है, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से जुड़ने के लिए जो एक समग्रता में
जो भाव चाहिए, जो समानता के, जिसे कहते हैं ना मनुष्य होने का जो हमको एक गुण है, उस गुणों को निखारने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो संस्थान के अध्यापक कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर या स्मार्ट गैजेट्स कभी भी अध्यापक का स्थान कभी नहीं ले सकते, क्योंकि वो भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर वो मानवीय दृष्टिकोण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो विवेक देने का काम कर रहे हैं कि तुम अपने साथी को तुम एक अपना साथी मानो, अपने भाई को तुम भाई मानो, अपनी बहन को तुम बहन मानो, अपने माता पिता का तुम सम्मान करो। और जब बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी ज्ञान तुम अर्जित कर लो, लेकिन उनके चरणों में बैठकर उनका नमन करके उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की जो भाव तुम में पैदा करने का काम करता है, वो आलोक संस्थान जैसे शिक्षण संस्थान करते हैं। इसलिए सो कॉल्ड कॉन्वेंट एजुकेशन वाले जो है, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बार बार मैं उसका दोहराना नहीं चाहता। आज तो मैं नाम भी पहली बार ले रहा हूं, बाकी मैं नाम भी किसी का नहीं लेता। मैं इतना दृढ़ हूं, सुदृढ़ हूं, मैं ये कह सकता हूं कि आलोक के जो परंपराएं हैं, आलोक की जो शिक्षाएं हैं, आलोक के जो कार्यक्रम है, अति आधुनिक तुम्हारी अडल्ट टिंकरिंग लैब है, रोबोटिक्स है, स्मार्ट क्लासरूम है, उसके साथ वो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज जो कोई नहीं सीखा था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नाम कहने को न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार के लिए हो सकती है, लेकिन आलोक संस्थान के लिए तो वो पारंपरिक 60 वर्षों से वही काम कर रहे हैं जो आज की शिक्षा नीति कह रही है। इसलिए बच्चों, तुम भाग्यशाली हो कि तुम आलोक संस्थान में पढ़ रहे हो। तुम्हारे टीचर्स तिल तिल कर तुम्हारे साथ रोज मरते हैं, रोज तुम्हें जिंदा रखने के लिए, तुम्हें दिशा देने के लिए खुद मर रहे हैं, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। ये जीवन में उस प्लेटफॉर्म पर खड़े रहेंगे जहां पर हजारों ट्रेनें आकर निकल जाएगी, लेकिन ये कहीं नहीं पहुंचेंगे, ये वही खड़े रहेंगे। इनका डेस्टिनेशन कुछ नहीं है, इनका डेस्टिनेशन वही प्लेटफॉर्म है, यानी ये आलोक में ही खड़े रहेंगे, लेकिन ये हजारों ट्रेन विद्यार्थियों के रूप में निकाल देंगे जो अपने अपने गंतव्य पर जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और ऊंचाई तक जाएगी। इसलिए तुम लोग एक अच्छे सक्षम हाथों में हो, इस बात को पूरा ध्यान रखो। सम्मान तो मैंने कहा एक माध्यम है, इस सम्मान को मैं आपको समर्पित करता हूँ, आलोक को समर्पित करता हूँ। आलोक है तो मैं हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि आलोक की वजह से मैं इतने काम कर पाता हूँ। बहुत सारे ऐसे काम हैं जीवन में किए जा सकते हैं। मैं एक पल भी जीवन में कभी अपने, जैसे बोलते हैं कि चुप बैठना, मैं कोई इसको भी राम का ही काम मानता हूं। जब वो हनुमान जी को बोला गया, तो हनुमान जी ने कहा, राम काज किए बिना मोई कहां विश्राम। तो मेरे साथ भी यही है कि जब तक आलोक है, आलोक का कोई लक्ष्य नहीं है। कोई ये सोचता है कि आलोक का लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त कर लेंगे, नहीं, आलोक का लक्ष्य कुछ नहीं है। आलोक एक यात्रा है, और ये यात्रा अनवरत चलती रहेगी, जो कभी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और एक कोने पर पहुंच के फिर वापस शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हम तो स्वयं एक यात्रा है, और यात्रा में हम आपको उस आनंद के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे आपने याद किया, मुझे सम्मान के लिए बुलाया, एक बार पुनः आपके अंदर बैठे हुए उस ईश्वरीय तत्व को, बालपन बना रहना चाहिए, बचपना जिंदा रहना चाहिए। मैं तो अभी भी बच्चा हूं तुम्हारी तरह, बच्चा बना रहना चाहिए, इसलिए हंसते रहना चाहिए, खेल खिलाते रहना चाहिए। हाँ, लाफ्टर भी मैं इसीलिए कराता हूँ, पागलपन की तरह हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो, दुखी मत रहो। करना है, जीना है तो रो के जियो या हंस के जियो, तो फिर हंसते हुए जियो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मानवता का मान